सोच के देखो, एक ऐसा साम्राज्य जो इतना पावरफुल था कि जब उसके जहाज यूरोप के किनारों से गुजरने लगते तो चर्च की घंटियां बजना बंद हो जाती, बाजार थम जाते और लोग अपने घरों में छुप के बैठ जाते, सिर्फ एक नाम से, ऑटोमन एम्पायर। एक समय था जब ऑटोमन एम्पायर सिर्फ एक तुर्किक प्रिंसिपैलिटी था, लेकिन 6 सेंचुरीज के अंदर वो दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल एम्पायर बन गया। एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक उनकी हुकूमत थी और दुनिया का हर बड़ा ट्रेड हब उनके कंट्रोल में आता था। लेकिन सवाल ये है कि ये एम्पायर इतना अनस्टॉपेबल बना कैसे, और क्यों यूरोपियन नेशंस ने उनको टैक्स देना शुरू कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि वो उन पर अटैक ना करे। चलो इसकी कहानी शुरू से देखते हैं। शुरुआत एक छोटी सी ट्राइब से एक विशाल साम्राज्य तक। एनातोलिया का एक छोटा सा तुर्की क्लैन उस्मान वन के रूल में एक नए सपने के साथ उठता है, एक एम्पायर बनने का। तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटी सी प्रिंसिपैलिटी एक दिन दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य में बदलेगी। और हाँ, ये उस्मान वही है जो अर्तुगरुल गाजी के बेटे हैं, उस्मान गाजी। लेकिन असली कहानी 1453 में शुरू होती है, जब सुल्तान महमूद द कॉन्करर ने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया। वो शहर जो 1000 सालों से अनकॉन्करेबल माना जाता था, यानी उसको जीतना नामुमकिन माना जाता था। महमूद ने इस जंग को एक स्ट्रेटजी और साइंस के मिक्स से जीता। 27 फीट लंबी कैनन्स जो बेजेंटाइन की दीवारों को धूल बना सकती थी, शिप्स को जमीन के ऊपर खींच के लेके गए ताकि सी डिफेंस बाईपास हो जाए। सिटी का सप्लाई कट कर दिया, जिससे लोग भूख से हार मानने लगे। जब कॉन्स्टेंटिनोपल जीता गया तो महमूद ने सिर्फ जीता नहीं, उसको नए एरा का सेंटर बना दिया। उसका नाम इस्तांबुल रखा गया और वो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड हब बन गया। ये सिर्फ एक कॉन्क्वेस्ट नहीं, दुनिया के एक नए एम्पायर का जन्म था। क्यों ऑटोमन एम्पायर को गिराना नामुमकिन था? जेनिसरीज, दुनिया की सबसे खतरनाक फौज। ऑटोमन एम्पायर की जेनिसरी कॉर्प दुनिया की पहली मॉडर्न स्टैंडिंग आर्मी थी। ये सिर्फ एक फौज नहीं, एक एलीट वॉरियर फोर्स थी जो लॉयल्टी, डिसिप्लिन और ट्रेनिंग का एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट करती थी। सोचो, एक ऐसी फौज जो बचपन से सिर्फ लड़ना सीखती है, जिसमें ना पैसे का लालच ना पावर की भूख, सिर्फ अपने रब और एम्पायर की लॉयल्टी और डेडिकेशन थी। ये प्रोफेशनल आर्मी थी, जबकि यूरोप फेडरल नाइट्स पे डिपेंडेंट था। ये मैचलॉक मस्केट्स और कैनन यूज़ करती थी, जब यूरोप अभी तलवार और तीर कमान में ही अटका था। जेनिसरीज की एक यूनिट पूरे यूरोप की किसी भी आर्मी से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और पावरफुल थी। जब यूरोप ने ऑटोमन एम्पायर से बचने के लिए टैक्स देना शुरू किया, ऑटोमन एम्पायर की स्ट्रेंथ सिर्फ जंग नहीं थी, डिप्लोमेसी भी थी। कई यूरोपियन देश उनको हर साल ट्रिब्यूट दिया करते थे, सिर्फ इसलिए कि उनका इलाका महफूज रहे। हंगरी, ऑस्ट्रिया और पोलैंड जैसे यूरोपियन देश ऑटोमन सुल्तान को हर साल ट्रिब्यूट दिया करते थे, जिससे उनका टेरिटरी सेफ रहे। वलाशिया, मोल्डाविया और तांसल्वेनिया जैसे टेरिटरीज ऑटोमन एम्पायर के वासल स्टेट्स बन गए। वासल स्टेट्स मतलब उनके सामने झुक गए, उनके एम्पायर का हिस्सा बन गए, जो ऑफिशियली तो इंडिपेंडेंट थे लेकिन असली हुक्म उनके पास नहीं था। मतलब बिना जंग लड़े भी ऑटोमन एम्पायर अपनी पावर एक्सपैंड कर रहा था। दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी। ऑटोमन एम्पायर सिर्फ एक मिलिट्री फोर्स नहीं, इकोनॉमिक पावर हाउस भी था। ट्रेड, एग्रीकल्चर और टैक्सेशन का ऐसा सिस्टम बनाया गया जो एम्पायर को सेल्फ सफिशिएंट और सस्टेनेबल बनाता था। सिल्क रोड और स्पाइस ट्रेड का कंप्लीट कंट्रोल। यूरोप को एशिया के साथ ट्रेड करने के लिए हेवी टैक्सेस देने पड़ते थे। इस्तांबुल दुनिया का रिचेस्ट ट्रेडिंग हब बन गया। यूरोप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि उनके पास कोई ट्रेडिंग रूट नहीं था जिसमें ऑटोमन एम्पायर का टैक्स ना लगता हो। इसकी वजह से क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डा गामा ने नए सी रोड्स ढूंढने लगे। जो लोग वास्को डा गामा को द ग्रेट एक्सप्लोरर मानते हैं, असल में उसकी इतनी जली थी कि उसने मुसलमानों के एक शिप को लूट के जला दिया था। अक्टूबर 1502 में 20 बच्चों की जान बख्शी थी, जिसको फोर्स्ड क्रिश्चियन बना दिया गया था। क्रिश्चियन था, जूस होता तो बच्चे भी मार देता। मतलब इनडायरेक्टली ऑटोमन एम्पायर ने ही यूरोपियन एक्सप्लोरेशन का एक रीजन क्रिएट किया। क्यों कोई भी ऑटोमन एम्पायर को पूरी तरह गिरा नहीं सका? हर एम्पायर का एक सर्कल ऑफ जस्टिस होता है जो पॉलिटिक्स, आर्मी, इकोनॉमी और लोगों के बीच बैलेंस बनाता है। अगर सुल्तान अच्छा है तो फौज मजबूत होगी, फौज मजबूत है तो ट्रेड और इकॉनमी चलेगी, इकॉनमी स्ट्रांग है तो आवाम सुल्तान के साथ खुश रहेगी,
अगर आवाम सुल्तान के साथ है तो एम्पायर कभी भी कोलैप्स नहीं करेगा। यही सिस्टम ऑटोमन एम्पायर का रियल पावर सोर्स था। तो फिर ऑटोमन एम्पायर गिरा कैसे? कोई भी एम्पायर हमेशा नहीं टिकता। 18th और 19th सेंचुरी तक ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। यूरोप ने नए सी रूट्स डिस्कवर कर लिए जो ऑटोमन के टैक्स के बाहर थे। रशिया और ऑस्ट्रिया जैसे नए एनिमीज पावरफुल होने लगे। इंटरनल करप्शन एक बड़ा रीजन बन गया जो धीरे धीरे सिस्टम को कमज़ोर करने लगा। लेकिन एक चीज़ समझना ज़रूरी है, जब ब्रिटिश और फ्रेंच एम्पायर्स कोलैप्स हो चुके थे तब भी ऑटोमन एम्पायर 1922 तक खड़ा रहा। कंक्लूजन, साम्राज्य गिरता है लेकिन हारता नहीं। ऑटोमन एम्पायर एक मिलिट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जीनियस था। दुनिया की सबसे एडवांस्ड आर्मी, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड नेटवर्क, ऐसा गवर्नेंस सिस्टम जो हर सिचुएशन में एडजस्ट हो सके। अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई गेम बड़ा होना चाहिए और फ्यूचर में बात हो तो मज़ा आना चाहिए, वरना निहत्थे सिविलियंस पर जेनोसाइड तो कोई भी आंडू पांडू कर सकता है। माय नेम इज़ कबीर, साइनिंग ऑफ।